हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, आधुनिक हिंदी काव्य, जिसका पेपर कोड आपका होता है A213। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2021 में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में जरूर पढ़कर जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि इसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर आपको लघु में देना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताओ। तो मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाओं के नाम आप लिख सकते हैं, पंचवटी और साकेत। यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 रचनाओं के नाम दिए हैं। यदि आपके एग्जाम में 4 रचनाएं पूछी जाती हैं तो आप 4 रचनाओं के नाम लिख सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है पंचवटी, उच्छ्वास, यशोधरा और साकेत। चारों ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको इन्हें जरूर याद करके जाना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद किसे कहते हैं? प्रसाद के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। जयशंकर प्रसाद के अनुसार वेदना और स्वानुभूति से युक्त काव्य छायावाद है। यह इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रसाद के काव्य की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। रहस्यात्मकता भी इनकी विशेषताएं हैं। स्वानुभूत, सुख दुख की विवृत्ति, प्रकृति पर चेतनता का आरोप, मानवता की अभिव्यक्ति, नारी की महत्ता, ये उनके काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, निराला किस युग के कवि है? उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, निराला छायावादी युग के कवि है। उनकी 2 छायावादी रचनाएं हैं, भारती वंदना और जूही की कली, और उनकी 2 प्रगतिवादी रचनाएं हैं, कुकुरमुत्ता और बेला। यदि आपके एग्जाम में उनकी प्रगतिवादी रचनाएं पूछा जाता है तो आपको उनकी 2 प्रगतिवादी रचनाएं भी लिख देना है, कुकुरमुत्ता और बेला। अगला प्रश्न है, मौन निमंत्रण किस कवि की रचना है? इस कविता की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, मौन नियंत्रण कविवर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इस कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य का मूल स्वर वेदना है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है, महादेवी वर्मा के काव्य का मूल स्वर वेदना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी विरह वेदना आधुनिक हिंदी में अपनी मार्मिक अनुभूतियों एवं पीड़ा की गहनता के कारण प्रसिद्ध रही है। इसी कारण महादेवी को विरह की पीड़ा की कवित्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा के कवि का नाम बताते हुए उनकी कविता की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, आलोक धनवा के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। वर्तमान में अतीत का चित्रण तथा नव निर्माण का समर्थन उनकी कविता की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य ग्रंथों के आप नाम लिख सकते हैं, उर्मिला और रश्मि रेखा। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की काव्य भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही काव्य रचना की। इन्होंने ब्रजभाषा के परिष्कृत रूप को अपनी कविता का माध्यम बनाकर अपनी मौलिकता और नवीनता का परिचय दिया। इनका शब्द भंडार बड़ा विपुल था। वस्तुतः इनकी भाषा की कविताओं में जो माधुर्य, सरसता और काव्य सौंदर्य है वह अद्वितीय है, परंतु खड़ी बोली की इनकी कविताएं भी माधुर्य, सरसता और काव्य सौंदर्य में कम नहीं है। इनकी खड़ी बोली की अनेक कविताएं अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इनकी प्रेरणा लेकर ही हिंदी के आगे आने वाले कवियों ने खड़ी बोली में रचनाएं की। इस प्रकार पाठक जी के काव्य में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों ही सुंदर और प्रभावशाली बन पड़ी है। अगला प्रश्न यहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्यगत विशेषताएं बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे पहली विशेषता है उनकी भाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी भाषा के कुशल शिल्पी थे, जिस कारण ये अत्यंत साधारण शब्दों में भी अपने भाव का गांभीर्य के प्रदर्शन में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करते थे।
मुहावरों का मंजुल प्रयोग उनकी भाषा की अद्भुत विशेषता है। अलंकारों के लिए वे कहीं प्रयासरत नहीं दृष्टिगत होते। वे स्वाभाविक रूप में उनकी कविता का अंग बनकर कविता कामिनी का श्रृंगार करते रहते हैं। हाँ, उनके गद्य में मुहावरों और शब्दों की पुनरावृत्ति अवश्य दिखाई देती है। सीधे सपाट शब्दों में हम कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें ओज और प्रवाह के साथ साथ मुहावरों का चुटीलापन भाषा की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करता दृष्टिगत होता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। समझ गए तुम गलत की, बस अब सारा काम तमाम हो गया, 4 महीने की जेलों में आजादी दी नाम हो गया। उसके बाद उनकी एक विशेषता है शैली। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने संपूर्ण काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उनकी शैली में सरसता, सुबोधता, मधुरता, ओजस्विता और लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं। उनकी शैली में किसी प्रकार की कृत्रिमता या अस्वाभाविकता के दर्शन नहीं होते हैं। उन्होंने लक्षण एवं व्यंजना शब्द शक्तियों के स्थान पर अभिधा शब्द शक्ति से काम लिया है। इसी कारण उनकी भाषा और शैली में सादगी का गुण विद्यमान है। उनकी शैली में कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ भावों की सजीवता दृष्टिगोचर होती है। छंदों के प्रयोग में चतुर्वेदी जी ने छायावादी कवियों की तरह स्वच्छंदता से काम लिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं क्या संदेश देती है? इसका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देश प्रेम, नारी स्वाधीनता और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूकता का संदेश है। साथ ही उनकी रचनाएं संघर्षरत नारी की पीड़ा और विद्रोह का स्वर भी प्रस्तुत करती है। इसके बाद यहाँ पर खंड ब्याह जाता है, जिसमें आपके व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको यह अथवा में दिया जाता है, इसमें से आपको एक का ही उत्तर लिखना होता है। तो आइए हम पहली पंक्तियों का उत्तर देख लेते हैं। किस व्रत में है व्रतिवीर है, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति आप देख सकते हैं, तन है मन है जीव है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत पदखंड राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके बाद यहाँ पर प्रसंग में आपको लिखना है, पंचवटी में बनी कुटिया के सामने खड़े होकर सुनसान चांदनी रात में लक्ष्मण सजगता से पहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर विविध प्रश्न किए हैं। व्याख्या में आपको लिखना है, लक्ष्मण को सजगता पूर्वक कुटिया के सामने पहरा देते हुए देखकर कवि स्वयं से ही प्रश्न करता है कि इस वीरव्रती धनुर्धर ने ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया है। यह देखने में तो सुंदर, सुकोमल और राजभवन के सुख भोगने योग्य है, लेकिन वैराग्य धारण कर यहाँ गहन वन में क्यों आ बैठा है, अर्थात यह भोग की अवस्था में योगी क्यों बन गया है। इस पत्तों की साधारण सी कुटिया में ऐसा कौन सा अनमोल धन है जिसका यह इतनी सावधानी से पहरा दे रहा है। निश्चय ही इस कुटिया में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसकी रक्षा में इसने अपने तन मन और जीवन को समर्पित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी पंक्तियां दी गई है, विजन वन वल्लरी, और अंतिम पंक्ति यहाँ पर जिसे कहते हैं मलयानिल। तो आइए हम इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट रचना जूही की कली से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, जूही की कली निराला जी की एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें कवि ने जूही की कली और मलयानिल का मानवीकरण करते हुए उन्हें नायिका और नायक के रूप में चित्रित किया है। जूही की कली एक सौभाग्यवती तरुणी है, जिसका प्रेमी मलयानिल उसे विरह विदग्ध अवस्था में छोड़कर कहीं दूर देश चला गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में जूही की कली रूपी नायिका की एकाकी अवस्था और शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या में आपको लिखना है, महाकवि निराला जी कहते हैं कि निर्जन वन प्रदेश था। उस सुंदर वन प्रदेश में एक कमनीय लता पर स्थिर पत्तों की गोद में सौभाग्य से परिपूर्ण अर्थात सुहागिन, निर्मल सुकोमल शरीर वाली नवयौवना जूही की कली सुदूर देश गए अपने प्रेमी के प्रेम स्वप्न में निमग्न आंखें बंद किए सो रही थी। आशय यह है कि जूही की कली रूपी नायिका नवविवाहिता और यौवन से भरपूर थी। ऐसी अवस्था में प्रत्येक युवती अपने प्रेमी के सुखद सानिध्य और मधुर प्रेमालाप की अपेक्षा करती है। जूही की कली का प्रेमी सुदूर देश में था, वह नितांत एकाकी थी।
निर्जर ने उसके एकाकीपन को और बढ़ा दिया था, प्रेमी के विरह ने उसे शिथिल कर दिया था। वह उसकी मधुर स्मृतियों में खोई तथा प्रेम स्वेपन में निमग्न आंखें बंद किए पत्तों की गोद में लेटी हुई सो रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जो जो लगती है नाव पार। और यहाँ पर इसकी अंतिम पंक्ति दी गई है, शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत्यु दान। सबसे पहले आपको इसके संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश कविवर सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह गुंजन में संकलित प्रसिद्ध कविता नौका विहार से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, जैसे जैसे तट निकट आता है कवि पंत के मन का भाव लोक धूमिल पड़ने लगता है और विचार लोक प्रकाशित हो उठता है। विचार लोक के प्रकाशन का चित्र ही इस काव्यांश का केंद्रीय भाव है, जिसका वर्णन यहाँ हुआ है। इसके बाद व्याख्या में आपको लिखना है, कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का यह क्रम कभी न टूटने वाला है। कवि कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। इस प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इस प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में कुछ पंक्तियाँ दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। और अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसे अजीर का शून्य गलाने के गलने दो। सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीप शिखा नामक काव्य संग्रह में संकलित गीत यह मंदिर का दीप से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री अपने साधनारत जीवन को मंदिर के देवता के सम्मुख जलाए गए दीपक के रूप में देखती है। व्याख्या में आपको लिखना है, कवित्री कहती है कि मैंने अपने प्राण रूपी दीपक को अपने इस शरीर रूपी मंदिर में अपने प्रियतम परमात्मा की आराधना के लिए उसके सम्मुख जलाकर रख दिया है। मेरे इस दीपक को शांति के साथ जलने दो। मेरे मन मंदिर में कोई भी किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न करके उसकी लौ को प्रकंपित न करे, वर्ण निश्चल और शांत रूप से उसे जलने दिया जाए। मेरे इस साधनारत जीवन में आने वाले विविध भाव उन मधुर ध्वनियों के समान हैं, जो आरती के समय शंख, घड़ियाल, बंसी, वीणा आदि से निःसृत स्वरों से मंदिर के आंगन को दिन में कई बार गुंजारित कर जाती है। जिस प्रकार आरती के समय इन वाद्य यंत्रों से निःसृत होने वाली ध्वनियां मंदिर में विविध स्वर भर देती है, उसी प्रकार प्राण मंदिर में आरती के समय अनेक भाव ध्वनियों की गर्जना हो जाती है। जिस समय इस मंदिर में अनेक भाव रूपी भक्त मधुर स्वरों में अपने भक्ति से परिपूर्ण स्वरों में स्तुति पाठ कर रहे थे, उसी समय मेरे प्राणों की तपस्या को भंग करने के लिए मेरे सामने सर्वत्र विरहांधकार छा गया तथा ओलों के रूप में दुखों ने आकर मेरे ऊपर वर्षा की, किंतु मेरे प्राण रूपी दीपक ने मुझे बचने का सही स्थान दिखा दिया, जिससे मेरी साधना भंग होते होते बच गई। अब मेरे इस देह रूपी मंदिर में प्राण रूपी दीपक को अपने स्वरूप को गलाते हुए संसार रूपी आंगन में उसका अंधकार दूर करने के लिए निर्विकार तथा शांत भाव से जलने दो, अर्थात मेरे इस प्राण की साधना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित मत करो। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 का ही उत्तर देना होता है। 2 खंड यहाँ पर अलग अलग दिए जाते हैं, तो प्रत्येक खंड से आपको एक का ही उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रकवि किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको खुद से ही तैयार करने हैं। आप अपने सोर्स से इनके उत्तर ढूंढ सकते हैं, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का विस्तृत उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सिद्ध कीजिए। 7 है, महादेव वर्मा के काव्य में रहस्य भावना के दर्शन होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं यह आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में से प्रीवियस ईयर में आपके रिपीट होकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी उत्तर आपको भली भांति रिवीजन करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।